हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल के बारे में। तो ये है हमारा ASP.NET ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 24। तो हम बात करते हैं वेब डॉट कॉन्फिग्स के बारे में। तो देखो यार, क्या होता है कि डॉट नेट में आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मिलती है। क्या मिलता है? कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। और ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल इसमें आप बहुत सारी सेटिंग्स करके आप अपने प्रोजेक्ट और डॉट नेट फ्रेमवर्क को आप चेंज कर सकते हो, उसके बिहेवियर्स को, उसके परफॉर्मेंस को, राइट। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती हैं ये क्या होती हैं? ये XML बेस्ड फाइल होती हैं, ठीक है। ये XML एक फ़ाइल होती है जिसमें हम कुछ सेटिंग्स ऐड करते हैं, जिसकी हेल्प से वो हमारे एप्लीकेशंस या डॉट नेट फ्रेमवर्क दोनों पे उनका प्रभाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। दिस फाइल कॉन्फ़िगर एप्लीकेशंस, ठीक है। इन फाइल को हम क्या कर सकते हैं? इनके थ्रू हम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, ओके। द बिहेवियर ऑफ एन ASP.NET एप्लीकेशन इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट सेटिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पर आपको दो फाइलें देखने को मिलती हैं। एक तो होता है मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये आपका मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। इससे क्या होता है, आपके ASP.NET फ्रेमवर्क पर इफेक्ट पड़ता है। आप ASP.NET फ्रेमवर्क के किसी पर्टिकुलर सेटिंग्स को आप चेंज करके उसके बिहेवियर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें आप मॉडिफिकेशन ला सकते हो कि कैसे वो एग्जीक्यूशन करेगा, कैसे नहीं करेगा, ठीक है। तो मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जनरली हम मॉडिफाई नहीं करते। और वहीं पर अगर हम देखें, हमारे पास एक दूसरा फाइल होता है जो होता है वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल होते हैं, अगर आप डॉट नेट में अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तब वहाँ पर आपको सेम यही फाइल, बस उसका नाम वहाँ पे ऐप डॉट कॉन्फिग्स देखने को मिलता है। और अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पर इसका नाम वेब डॉट कॉन्फिग्स दिखता है, ओके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जिसको हम नॉर्मली जानते हैं वेब डॉट कॉन्फिग्स के नाम से, अगर हम ASP.NET में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इट इज़ यूज टू मैनेज द वेरियस सेटिंग दैट डिफाइन अ वेबसाइट। तो आपकी ये क्या करेगा, एक किसी पर्टिकुलर, जैसे कि सपोज अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, मान लो लाइब्रेरी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो जैसे हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि जैसे यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली, और जैसे इसको मैं क्रिएट करता हूँ, तो आप देखोगे जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट में एक वेब डॉट कॉन्फिग फाइल जो होती है वो इनबिल्ट उसमें ऐड हो जाती है, और हम इसको अलग से भी ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलेंगे हम, तो आप देखोगे ये आपको दिख जाता है एक वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल, ओके। तो अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करूँगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है वेब कॉन्फिग्स फाइल, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे पड़ेगा उसका असर, ओके। ना कि पूरे के पूरे फ्रेमवर्क पे नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये क्या होता है, हर एप्लीकेशंस में आपका वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखने को मिल जाती है, जो सबकी सबसे अच्छी है, कि आप एक एप्लीकेशंस में एक से ज़्यादा वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल को आप ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको उसको किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर उसको रखना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप डायरेक्टरी के अंदर नहीं रखोगे तो इसका मतलब है कि वो एरर आपको देगा, राइट। तो आपको हमेशा डायरेक्टरी के अंदर, अगर आप कोई, या डायरेक्टरी मतलब किसी फोल्डर, जैसे सपोज करो कि 2-3 एडमिन है, मान लो एक एडमिन है, एक मैनेजर है, एक यूज़र है, तो हमारे पास 3 फोल्डर है। तो हम चाहते हैं कि जब यूज़र लॉगिन करे तो उसके लिए हमारा जी सेम एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, उसके UI में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिफाइन कर देंगे एक सिंगल फाइल वेब डॉट कॉन्फिग्स, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा, ओके। तो अगर हम यूजर वाले फोल्डर में हैं तो यूजर वाले फोल्डर में जितने भी वेब एप्लीकेशन, वेब फॉर्म यूज़ किए गए हैं, उन सारे वेब फॉर्म्स पे आप, उन सारे वेब फॉर्म्स के लिए आप चाहो तो एक वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल ले लो, और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी अगर वो एज ए यूज़र लॉगिन कर रहा है तो, ठीक है। तो फिर आप उसको वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है कि जो आपका ये फाइल होगा, तो वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल की बात करें, जनरली वेबसाइट कंटेन अ सिंगल वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल। सिंगल तो होता है, मैंने दिखा दिया, ठीक है। बट हम मल्टीपल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर देखो, जो आपका मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ये क्या है, एक तरह का सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है फॉर डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए, जो कि डिफाइन करता है मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डॉट नेट फ्रेमवर्क आर डिफाइन इन द मशीन कॉन्फ़िग्स फाइल। और ये जो आपका मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ये आपको ये सिस्टम रूट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में फ्रेमवर्क फोल्डर के अंदर, वर्जन नंबर के अंदर, कॉन्फ़िग्स फोल्डर के अंदर, तो ये इसका प्रॉपर एक पाथ है जहाँ पर आपको ये वाली फाइल देखने को मिल जाती है। इस पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क पे
ये इसका असर होगा। अब बात करते हैं वेब डॉट कॉन्फिग्स। ये आपका एक्चुअल वो फाइल होता है जब आप कोई भी ASP.NET वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आपको ये देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले लाइन में आपको क्या दिखता है, ये आपको दिख गया XML वर्जन 1.0। तो इसका मतलब ये एक XML बेस्ड फाइल है। कैसी फाइल है, XML फाइल है एक तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारी कैटेगरी हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके अंदर आता है आपका सिस्टम, ठीक है। फिर एक दूसरा आता है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है सिस्टम डॉट कोड डोम। तो बेसिकली ये जो कोड डोम होता है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो कंपाइलर के लिए होती हैं, कंपाइलर के इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो सपोज़ कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि हम C# में कोडिंग कर रहे हैं, तो कंपाइलर यहाँ से वो सीधा वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को ट्रैक करेगा। उसमें यहाँ पे मेंशन है कि C# का कोड है, CS का कोड है, इसका एक्सटेंशन .cs होगा, ठीक है। C# का कोड है, एक्सटेंशन भी यहाँ पर है, टाइप भी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम और भी, ठीक है, इस पर्टिकुलर टैग के अंदर हम और भी चीज़ें कंपाइलर से रिलेटेड हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जो आपका वेब डॉट कॉन्फिग फाइल होता है, यू कैन चेंज द ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फॉर ए सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। तो जिस भी एप्लीकेशन के अंदर ये फाइल अवेलेबल है और उस फाइल में आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका जो मॉडिफिकेशन होगा वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। सो इफ़ यू क्रिएट ए वेब डॉट कॉन्फिग फाइल इन द रूट फोल्डर ऑफ एप्लीकेशन, ओके। सो जो रूट फोल्डर में है ना, देखो यहाँ पे करो, ये जो हमारे पास ये वाला वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है, इसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे ना, वो क्या करेगा, उसका असर आपको उस पूरे एप्लीकेशन के जितने भी पेजेस होंगे सब पे होगा। बट आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना दूँ। सपोज़ मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ लाइक, देखो, एडमिन, ओके। एडमिन बना दिया। अब एडमिन के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को ऐड कर सकता हूँ। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करो, ऐड पर आ जाओ और यहाँ पर ऐड न्यू आइटम, इसके बाद यहाँ पर सर्च करो, क्या सर्च करना है, वेब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा वेब डॉट कॉन्फिग, ये रहा वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, ये, और इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। देखो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ओके। तो एक जो फाइल है वो आपका मेन फाइल है जो कि पूरे के पूरे एप्लीकेशंस पे होगा। पर आप चाहते हो किसी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फॉर्म्स होंगे उन पे कैसे काम करना है, तो उसके लिए आप कुछ बेसिक रूल्स आप इसमें डिफाइन कर सकते हो वेब डॉट कॉन्फिग्स में, सेकेंड वाले में, ओके। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो, बट मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो पर उसको किसी न किसी फोल्डर के अंदर आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है कि जो आपका देखो, व्हेन यू डू द सेटिंग इन द वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल ना, तो वो क्या करेगा, जब भी हम कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे इस वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो वो क्या करता है, वो आपके इस मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अगर वो सेम चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको ओवरराइट करता है, ठीक है। उनको क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, क्योंकि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है ना कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को जैसे चाहते हैं वैसा बना सके, ओके। द वेब डॉट कॉन्फिग फाइल मस्ट हैव द कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट एंड वेब सिस्टम। तो गाइस जो भी हम सेटिंग्स करेंगे वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में, वो क्या करता है, वो आपको उस सेटिंग्स को लेके आपके इस मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर सेम सेटिंग है तो क्या कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा। और आपके वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में कुछ मेन एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका आता है सिस्टम डॉट वेब, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो पहली लाइन होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, ये आपको ये बताती है कि भाई हमारा जो फाइल है वो XML बेस्ड फाइल है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है एक टैग, उसके अंदर आपका सिस्टम डॉट वेब आता है, ठीक है। और ये सभी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के रूप में होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या यूज़ है कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। बेसिकली यही यूज़ है कि आप बिहेवियर, अपने प्रॉपर्टी बिहेवियर, ठीक है, आप अपने डॉट नेट एप्लीकेशन के चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज़ होनी ही होनी है, वो फिक्स हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या बेनिफिट क्या है, देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक XML बेस्ड फाइल होती हैं जिनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करना आसान होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं जो कि रीडेबल होता है। फिर तो क्या लिखा है, यू नीड नॉट रीस्टार्ट द वेब सर्वर व्हेन सेटिंग आर चेंज। तो देखो वेब डॉट कॉन्फिग्स में कोई भी आप सेटिंग करोगे तो उस सेटिंग्स करने के बाद आपको वेब सर्वर को रीस्टार्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो जो भी अपडेशन होगा उसे डिटेक्ट कर लेता है। और साथ ही साथ इसको एडिट करना बहुत आसान है। इसको किसी भी आप एक सिंपल से नोटपैड में भी ओपन करके आप एडिट कर सकते हो, तो किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आपका वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्या क्या अपडेट हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी हमारा डेटाबेस का कनेक्शन का कोड है ना, जिसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसमें आपके डेटाबेस का नाम, आपके सर्वर का नाम, आपका क्रेडेंशियल, ये सारी चीज़ें उसमें
होती हैं, तो एक तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने वेबसाइट में कैचिंग सिस्टम जो है उसको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर सेशन हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर एरर हैंडलिंग, तो कोई एरर हैंडलिंग का क्या सीन होता है कि एक तो दो तरीके के एरर हैंडलिंग होते हैं। पहला होता है कि आप चाहो तो लाइन बाय लाइन या जैसे कि कोड बाय कोड, पेज बाय पेज ना, सपोज आप किसी सेव बटन पे आपने क्लिक किया, एरर आ गया। तो एक तो वो हो गया कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो एरर आ गया, तो उसके लिए आप वहाँ पे कोड में ट्राई कैच लिख के चलो। एक तो ये सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप क्या करो, पूरे एप्लीकेशंस के लिए एक मेथड बना दो, एक यूनिवर्सल मेथड बना दो कि भाई पूरे एप्लीकेशंस में कहीं भी किसी भी पेज पे एरर आता है तो हमें तुरंत वो एरर हैंडलिंग का एक स्पेशल मेथड बना दो, आप वो मेथड कॉल हो जाए। ठीक है, अक्सर आपने वेबसाइट देखी होगी, जब भी आप कुछ क्लिक करते हो तो कोई भी इशू आता है तो क्या कहता है, सर्वर नॉट फाउंड या 404 एरर, तो इस तरीके से आपको दिखता है, उसमें एरर मैसेज दिखता है ना। तो उसी तरीके से आप भी एक कस्टमाइज एरर पेज क्रिएट कर सकते हो और आपके पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी कुछ भी एरर आए तो आप सडनली आप उस कस्टमाइज वाले जो एरर पेज होगा उस पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। फिर साथ ही साथ सिक्योरिटी भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हो, ओके, यूजिंग द web.config फाइल। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या सेक्शंस हमारे web.config फाइल में अवेलेबल होती हैं। आप वैसे तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्जैक्टली उन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेक्शंस आता है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो हमारा मेन web.config फाइल है, इसे देखो, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मेन टैग। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, अगर मुझे डेटाबेस से रिलेटेड कुछ लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको सीधा टाइप करना है कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से एक टैग मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपको कनेक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐड के बाद आपको एक नेम देना है। नेम क्या देंगे, मान लो कि मैं दे देता हूँ इट्स माई डी बी, ओके, अरे यार माई डी बी, ओके, व्हाट हैपन, माई डी बी, राइट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग के कोड के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका दैट इज़, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका डेटा सोर्स का नाम, आपका कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग का नाम, फिर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ट्रू, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है एसक्यूएल सर्वर से, और डेटाबेस का, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होगा, डेटाबेस का नाम और वो सारी चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा कोड आपके पूरे एप्लीकेशंस में यूज़ होगा। पूरे एप्लीकेशंस में कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो बहुत ईजिली, राइट। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है पहला जो आता है आपका web.system.web। अब system.web आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आओगे तो क्या दिख रहा है, system.web। अब system.web के अंदर कंपाइलेशन कैसे करना है, डिबग होगा कि नहीं होगा, डॉटनेट फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये सारी पूरी जानकारी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो दिस एलिमेंट कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द ASP.NET होस्टिंग लेयर मैनेज एप्लीकेशन बिहेवियर। तो जो आपका होस्टिंग होगा वो कैसे मैनेज करेगा आपका एप्लीकेशंस को, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। इसमें हम सेशन को भी मेंशन कर सकते हैं कि सेशन का कौन सा मोड एप्लीकेबल होगा, कुकी आपका इनेबल होगा कि नहीं होगा, कितने टाइम में टाइम आउट हो जाएगा। जैसे कि आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो वो पेज ओपन हो रहा है अब ना, ठीक है, या फिर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, तो अगर 20 सेकंड के अंदर वो प्रोसेसिंग होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो टाइम आउट का हो जाएगा, ठीक है। फिर कस्टम एरर समझ रहे हैं, अगर आप सपोज़ कि कुछ भी एरर आ गया कहीं पर भी, पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी कुछ भी एरर आया, वो तुरंत आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आपने एक बना दिया है एरर पेज, एरर, ठीक है। तो इस लोकेशन पे जाके एक पेज होगा एरर ऑल एरर डॉट एक्सपीएक्स, इस पेज को वो क्या कर देगा, तुरंत ओपन कर देगा। तो जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि भाई आपका जो पेज है इस पे एरर, जो आपने जो भी कुछ क्लिक किया है उस पर एरर आ गया। एक तो होता है कि तुरंत वहीं पर आपका पेज फट जाए पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत यूजर को रिडायरेक्ट कर देना है। एरर आया तो तुरंत उसको रिडायरेक्ट कर देना है किसी एक पेज पे जहाँ पे यूजर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्यों एग्जैक्टली ये एरर क्यों आया, ओके। अब यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हो, अगर 404 एरर आया है तो कौन से पेज पे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 500 एरर भी आता है तो वो फिर उस टाइम पे कौन से पेज पे जाएगा, ठीक है। तो कई सारे कोड हैं एरर के, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। एक आपका आता है system.code.dom, तो ये तो मैंने बता दिया। इसके अंदर जो भी सेटिंग की जाती है वो कंपाइलर से रिलेटेड होती है। दिस एलिमेंट कंटेंट कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ठीक है। तो जो भी आपको सेटिंग करना है वो कंपाइलर से रिलेटेड होता है। तो दूसरा होता है system.net। इसमें क्या होता है, दिस एलिमेंट कंटेंट सेटिंग दैट स्पेसिफाई हाउ .NET फ्रेमवर्क कनेक्ट टू द इंटरनेट नेटवर्क, सॉरी
ठीक है। आपका फ्रेमवर्क कैसे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा उसकी सारी सेटिंग आप इसके अंदर रखोगे। फिर एक आता है आपका ऐप सेटिंग। तो क्या ऐप सेटिंग एलिमेंट स्टोर कस्टम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन सच एज फाइल पाथ, एक्सएमएल वेब सर्विसेज यूआरएल, ठीक है, या एनी अदर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन फॉर एन एप्लीकेशन। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन ऐप सेटिंग एज की वैल्यू पेयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टोर किया की क्या है यूआरएल, और यूआरएल की वैल्यू क्या है, ये आपने यूआरएल की वैल्यू दे दी, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपने कहा ऐड की में आपने ये रखा, यहाँ पर ये दे सकते हो। और यही नहीं, आप सपोज़ अगर आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, मान लो कि आप किसी स्कूल या कॉलेज के लिए बना रहे हो और उसका अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो आपने लिखा मोबाइल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे वैल्यू दे के आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ओके। तो एक तो ये प्रोसीजर हो गया की वैल्यू में, राइट। तो आप इस तरीके से भी इसमें डेटा आप दे सकते हो। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, सपोज अगर मुझे मोबाइल नंबर फैच करना है तो ये मैं फैच कर सकता हूँ C# के कोड की हेल्प से। इस रिकॉर्ड को मैं web.config फाइल से निकाल के अपने किसी भी पेज पे यूज कर सकता हूँ। आप चाहो तो यहीं पे यूजर नेम पासवर्ड भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको डेटाबेस नहीं यूज़ करना है तो। ये ऐप सेटिंग का हमें ये फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद आपका कनेक्शन स्ट्रिंग तो मैंने बता ही दिया, इसके अंदर आप अपने डेटाबेस का कनेक्शन का कोड आप यहाँ पे दे सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने डिफाइन किया ना यहाँ पर, सपोज देखो ये इनिशियल कैटलॉग का समझते हो। इनिशियल कैटलॉग का मतलब आपके डेटाबेस का नाम, कौन से डेटा आपने बनाया होगा ना, लाइब्रेरी का है, स्टूडेंट मैनेजमेंट का है, ठीक है, इन्वेंटरी का है, कौन सा डेटाबेस, क्या नाम आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पे इन्होंने मास्टर मेंशन किया, तो आपका जो भी डेटाबेस का नाम होगा वो आप मेंशन कर दो। डेटा सोर्स बेसिकली आपके SQL डेटा सर्वर का नाम होगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। इंटीग्रिटी सिक्योरिटी, अगर हम विंडो ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी आप ट्रू कर सकते हो। अगर आप सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो इट मीन्स कि आपने यूजर ने पासवर्ड सेट किया होगा, फिर वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग होती है आपके web.config फाइल के। तो इस वीडियो में यार इतना ही। आगे जब हम डेटाबेस पे चलेंगे, जहाँ भी हमें डेटाबेस की कोडिंग करनी पड़ेगी, जब भी हम कुछ नया चीज़ web.config फाइल में ऐड करेंगे तो वो चीज़ें हम वहाँ पे कवर करते रहेंगे, ठीक है। बिकॉज की web.config में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी इसे एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो आगे चलते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं web.config, फिर आपका ऐप स्टोर में कैसे सारा काम होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। बट अभी के लिए हमारा ये जो फाइल है web.config बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉमन हमारी फीचर्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम इसमें डिफाइन कर देते हैं, और वो हम पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं .NET फ्रेमवर्क से रिलेटेड, और सारी चीज़ें आपको विथ नोट्स के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। नोट्स आपको बहुत जल्द मिलेगा, जब भी मिलेगा उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।